Hey everybody, welcome back to Learn to Compete. My name is हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की MCQ सीरीज़ के क्वेश्चन। हमें पता है कि हमारे पास 20 मार्क्स के MCQs आते हैं फाइनल एग्जाम में, इसमें से 10 क्वेश्चन होते हैं मैक्रो इकोनॉमी से और 10 होते हैं इंडियन इकोनॉमी से। तो इसी तरह हम डेली 10 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स और 10 इंडियन इकोनॉमी के करेंगे ताकि एक बार हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि हमारी इंडियन करेंसी जो है डेप्रिशिएट हो गई है इंटरनेशनल मार्केट में। फॉर एग्जांपल $1 अगर पहले 80 रुपये का था तो अब हो गया है $1 85 रुपीज़ का, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई है। ओके, तो इंडियन करेंसी जो है डेप्रिसिएट हो गई है इंटरनेशनल मार्केट में। जब ये करेंसी डेप्रिसिएट हुई, आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी इन द ओपन मार्केट। तो आरबीआई ने क्या किया, ओपन मार्केट से इंडियन करेंसी परचेज करने की कोशिश करी। अब क्योंकि आरबीआई इंडियन करेंसी परचेज करेगा ओपन मार्केट से, तो इससे क्या होगा, हमारी करेंसी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और जब हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारी करेंसी वापस से रीवैल्यू हो जाएगी, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दिस रिप्रेजेंट डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम को दिखाता है? देखिए, पहली जो करेंसी में हमारी डेप्रिसिएशन हुआ वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हुआ, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट का भी रोल है, साथ ही साथ यहाँ पे आरबीआई का भी रोल है, यानी हमारी गवर्नमेंट का भी यहाँ पे रोल है। क्योंकि अब ये दोनों सिस्टम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, जिसे हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आरबीआई हमारा सिर्फ काम कर रहा होगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होगा जिसमें मार्केट फोर्सेस सिर्फ काम कर रही होंगी, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, आरबीआई का कोई रोल नहीं होगा। मैनेज फ्लोटिंग वो सिस्टम होता है जिसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हो, साथ ही साथ बीच बीच में आरबीआई हमारा इंटरफेयर करके करेंसी की वैल्यू स्टेबलाइज करने की कोशिश करे। तो ये है मैनेज फ्लोटिंग का केस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। मनी एक ऐसा एसेट है जिसे हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर में यूज के लिए। इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी। तो ये जो फंक्शन है, ये मनी का कौन सा फंक्शन है? मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन है। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम मनी को स्टोर कर रहे हैं फ्यूचर में, यानी अपनी आने वाले टाइम में यूज़ करनी थी। तो ये फंक्शन है मनी का स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन कौन सा होता है? जब हम करेंसी को यूज़ करते हैं किसी भी सामान को परचेज करने के लिए या फिर ट्रांजेक्शन करने के लिए। मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन का क्या मतलब है? यानी कि हम किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है डिसाइड कर सकते हैं मनी के टर्म में, ठीक है, वो मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन है। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? जब हम फ्यूचर में कभी पेमेंट करना चाहते हैं, किसी से हमने बोरो किया है, पैसा उधार लिया है, तो उसे हम फ्यूचर में वापस कर सकते हैं, जो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन। स्टोर्ड फंक्शन कौन सा है? जहाँ पे हम मनी को स्टोर कर रहे हैं ताकि कभी भी हमें फ्यूचर में इमरजेंसी सिचुएशन में जरूरत पड़े मनी की, तो हम मनी को यूज़ कर सकें। तो ये हो जाएगा स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। इनमें से हमें कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है, यहाँ पे हमने बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है, यानी कहाँ पे कॉलम 1 के सामने कॉलम 2 सही दिया हुआ है, ठीक है। तो वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन, यानी अपने खुद के गार्डन में कोई सब्जियां उगा रहा है, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? ये नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है, यानी वो खुद के लिए जो है प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। अ कार यूज्ड एज ए टैक्सी, किसी एक कार को टैक्सी की तरह यूज़ किया जा रहा है, क्या ये कंज्यूमर गुड है? नहीं, ये कैपिटल गुड है, ठीक है। तो ये पेयर करेक्टली मैच नहीं है, इसके सामने वाला पेयर इसका आंसर नहीं है। एन एयर कंडीशनर यूज बाय हाउस होल्ड, क्या ये कैपिटल गुड है? नहीं, ये कैपिटल गुड नहीं है, क्योंकि ये एयर कंडीशनर है, ये हाउस होल्ड यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए लोगों द्वारा यूज़ किया जा रहा है, तो ये एक कंज्यूमर गुड है। तो ये पेयर भी यहाँ पे सही मैच नहीं कर रहा है, यानी एयर कंडीशनर के सामने कैपिटल गुड दिया हुआ है, जो कि कैपिटल गुड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इसे हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, स्कॉलरशिप गिवन टू ए स्टूडेंट बाय द गवर्नमेंट, यानी किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो ये क्या फैक्टर इनकम है? ये गलत है, ये हमारी ट्रांसफर इनकम है। हमें पता है फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसके बदले में कोई सर्विसेज ली जाती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टूडेंट से इसके बदले में कुछ नहीं दिया जा रहा, तो ये एक तरह से ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। तो ऑप्शन बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, सिर्फ ए ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन 1, यानी ए के सामने जो ये 1 है, ये ही सिर्फ करेक्ट पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्लीट द टेबल, यहाँ पे हमने टेबल को कंप्लीट करना है। पहले केस में प्रोड्यूसर दिए हुए हैं, कौन कौन है प्रोड्यूसर, फार्मर है, बेकर है और रिटेल सेलर है। ठीक है, फार्मर ने वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी आउटपुट जो बेचा वो 2000 रुपये का बेचा। खुद उसने कितनी वैल्यू ऐड करी थी, 2000 रुपये ही ऐड करी थी। खुद के द्वारा वैल्यू ऐड की गई उसके द्वारा 2000 और 2000 ही वैल्यू ऑफ आउटपुट है, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसकी 0 है। ठीक है, उसने कुछ भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं करी। सेकेंड केस में हमें बताना है कि बेकर में वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना सेल किया, कितने रुपये की सेल करी, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है हमने। ओके, अब वैल्यू आउटपुट कैसे निकलेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दिया, यानी उसने 2000 रुपये का रॉ मटेरियल लिया, उसमें 2000 की वैल्यू एडिट करी। ठीक है, खुद 2000 रुपये की उसमें वैल्यू एडिशन किया बेकर ने, यानी कि 2000 रुपये का हम मान लेते हैं। अगर उसने गेहूँ खरीदी, गेहूँ से आटा बना के उसने क्या किया, 2000 रुपये का वैल्यू एडिशन किया, यानी कि उससे बेकरी का सामान बनाया होगा, बिस्किट वगैरह जो भी बनाए, उसने 2000 का वैल्यू एडिशन किया, तो वो प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा, यहाँ पर 4000 का हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है वैल्यू एडिट किसके इक्वल होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन इस साइड चल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू एडिट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू एडिट कितना है 2000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 2000, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 4000। अब यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आ गया 4000, 4000 इस ऑप्शन में भी दिया है, इस ऑप्शन में भी दिया है। अब सेकंड देख लेते हैं हम, सेकंड हमने निकालना है यहाँ पर ये इसका टोटल, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का टोटल कितना आ जाएगा, 2000 ये, 4000 ये और 4400 ये, यानी कि 4 और 2 6, 6 4 10, 10,400। अब 10,400 इस ऑप्शन में भी दिया है, इस ऑप्शन में भी दिया है, तो ऑप्शन 3 हम चेक कर लेते हैं। देखिए तीसरे केस में हमने निकालना है ये, यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है रिटेल सेलर का, और इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है हमारी, यानी जितने की हमने सेल करी है उसमें से वैल्यू एडिट अगर हम घटा दें तो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाता है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना आएगा 4400 माइनस 400, यानी कि 4000। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में देख लेते हैं, यहाँ पे कहाँ है 4000, यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है 6000, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे 2000 दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट में क्या आएगा 4000। ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि फर्स्ट में 400 दिया हुआ है जबकि आएगा 4000, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है। लेकिन हम फोर्थ भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये फोर्थ हमें निकालना है वैल्यू एडिट किसके द्वारा, टोटल वैल्यू एडिट कितना हुआ, तो टोटल वैल्यू एडिट कितना हुआ 2000 प्लस 2000 4000 प्लस 400 यानी कि 4400, तो ये आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे सिर्फ एक हाउस होल्ड होते हैं और हमारी फर्म होती है। हमें पता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और फर्म होती है, 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट ऐड हो जाती है और 4 सेक्टर इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म की बात हो रही है। तो इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर द 2 कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये बिल्कुल सही बात है, ये कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड के सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो या तो हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन कर रहा होगा या हमारी फर्म इन्वेस्टमेंट कर रही होगी। तो डिमांड 2 ही तरीके से की जा सकती है, हाउस होल्ड कर रहा होगा कंजम्पशन के लिए डिमांड और फर्म कर रही होगी इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें कह रही है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप। सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगी, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, जो कि गलत है। क्यों गलत है, एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट से स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि जब हमारे कंज्यूमर की इनकम 0 होगी तो उसकी डिमांड 0 होगी, जो कि गलत है। ठीक है, इनकम 0 पे हमारे कंज्यूमर की डिमांड जो होती है वो 0 नहीं होती। क्यों, क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहे होते हैं। हमें पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की जाती है जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं करती। तो जब हमारी इनकम 0 भी है, कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत हो जाएगी। ओके, स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू एक्सेस ऑफ। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट पेमेंट ओवर करंट अकाउंट रिसिप्ट, यानी कि हमारी करंट अकाउंट पेमेंट ज़्यादा हो गई है करंट अकाउंट रिसीट से, यानी हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है करंट अकाउंट में करंट अकाउंट के रिसीट से। ठीक है, तो ये तो बात हो रही है
करंट अकाउंट डेफिसिट की, जबकि हमने बात करनी है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की। और हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड है कैपिटल अकाउंट पेमेंट ओवर कैपिटल अकाउंट रिसीट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट वो होगा जिसमें कैपिटल अकाउंट पेमेंट ज़्यादा हो जाएंगी रिसीट से। ये भी गलत है क्योंकि हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की बात करते हैं। ओके, ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस अकाउंट रिसीट, ये बिल्कुल सही है। हमें पता है जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में की जाती है वो होती है हमारी ऑटोनोमस पेमेंट। ओके, तो जब ऑटोनोमस पेमेंट यानी कि जो हमने खर्चा किया है वो ज़्यादा है जितना हमें रिसीव हुआ उससे, तो ये हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन जो इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है अकोमोडेटिंग अकाउंट का, और हमें पता है अकोमोडेटिंग आइटम जो होती है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे कंसिडर की जाती हैं, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द प्राइस ऑफ 1 UK पाउंड हैज इंक्रीज फ्रॉम 70 to 80 ओइंग टू मार्केट फोर्सेस, यानी कि मार्केट फोर्सेस की वजह से पहले जो 1 पाउंड था वो किसके इक्वल था, 70 रुपीज़ के इक्वल था, ठीक है। अब वो 1 पाउंड जो है वो किसके इक्वल हो गया है, 80 रुपीज़ के इक्वल हो गया है। यानी इससे हमें पता लगा है कि जो हमारा रुपीज़ है वो डेप्रिसिएट कर गया है, यानी कि मार्केट फोर्सेस की वजह से यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया है। दिस मीन्स दैट वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज़ डेप्रिसिएटेड। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सपोज द कंट्री एक्स हैज़ मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री वाई, कंट्री जो एक्स है उसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा आ गया है एज कम्पेयर टू कंट्री वाई। Which of the following is most likely situation to happen in such a case? इस केस में कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं? Assuming other factor being constant, बाकी सब फैक्टर को कांस्टेंट मान लिया जाए, सिर्फ हम एक ही फैक्टर को अगर कंसीडर करें, वो क्या फैक्टर है कि कंट्री एक्स में जो है इन्फ्लेशन आ गया है कंट्री वाई के कंपैरिजन में, यानी कंट्री एक्स में जो क्या है गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू कंट्री वाई। सिर्फ इसी फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, बाकी किसी फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन के होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं? पहली सिचुएशन क्या है, अ सरप्लस ट्रेड बैलेंस इन कंट्री एक्स। देखिए, जब हमारी कंट्री एक्स में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, तो क्या वाई कंट्री से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड आएगी? नहीं आएगी। तो यानी इसका मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामान बन रहा है, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं वो महंगी है, कोई भी हमारा सामान नहीं खरीदना चाहेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हम सस्ती चीज़ें बाहर से मंगाएंगे। तो जब एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो ये डेफिसिट होता है ट्रेड बैलेंस में, ठीक है। तो ये ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट क्रिएट करता है। तो ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट आ जाएगा किसके लिए, कंट्री एक्स के लिए। जबकि ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सरप्लस ट्रेड बैलेंस इन कंट्री एक्स, ये गलत है। डेफिसिट ट्रेड बैलेंस और कंट्री एक्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अ राइज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स टू कंट्री वाई, ये भी बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि कंट्री एक्स से कंट्री वाई के लिए एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, जो कि गलत है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। अ डेफिसिट ट्रेड बैलेंस और कंट्री वाई, ये भी गलत है। कंट्री वाई के लिए तो बल्कि सरप्लस ट्रेड बैलेंस होगा, क्योंकि कंट्री वाई का तो भाई एक्सपोर्ट बढ़ गया है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं कंट्री वाई से, तो कंट्री वाई के लिए तो फायदा हो गया है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी अ डेफिसिट ट्रेड बैलेंस और कंट्री एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के की वैल्यू हमें 4 दी है। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 30 करोड़, सी बार हमें दिया हुआ है 30 करोड़, एंड द रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन वुड बी, तो इन्होंने पूछा है कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा। देखिए, हमें पता है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल टू में ए प्लस बी वाई। यहाँ पे ए है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसे हम सी बार से भी डिनोट करते हैं, जिसे हमें 30 करोड़ दिया गया है। ओके, सेकंड हमें चाहिए है वाई, वाई भी हम यहाँ पे रख लेंगे। नेक्स्ट हमें चीज़ की जरूरत है बी की, ठीक है। बी क्या होता है हमारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम निकाल लेते हैं। और हमें पता है के किसके इक्वल होता है, 1 में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के, ठीक है। तो के है हमारा 4, 1 में एमपीएस हो जाएगा, ये एमपीएस उस साइड चला जाएगा, तो एमपीएस किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 के, तो एमपीएस आ गया ये 0.25, ठीक है। और हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होते हैं, 1 के, तब एमपीएस हमारा 0.25 है, एमपीसी कितना हो जाएगा,
MPC हो जाएगा 1 माइनस 0.25 यानी कि 0.75। ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी 30 प्लस 0.75 यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम N2 में y। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है और ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग। जितनी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है वो किसके इक्वल है, सेविंग के इक्वल है, यानी डेल वाई इक्वल है डेल एस के। द वैल्यू ऑफ MPC वुड बी, तो इन्होंने पूछा है MPC की वैल्यू क्या होगी, यूनिटी के इक्वल होगी यानी 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 0 होगी। देखिए हमें पता है MPS क्या होता है, डेल एस अपॉन में डेल वाई। ठीक है, अब जब डेल वाई और डेल एस एक दूसरे के इक्वल है तो MPS की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। और हम जानते हैं MPC प्लस MPS इक्वल है 1 के। अब जब MPS भी 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, MPC हमारा 1 माइनस MPS यानी कि 1, तो MPC हो गया 0। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी MPC इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ MPS यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.25। MPS की वैल्यू है 0.25। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम, डेल वाई की वैल्यू पूछी है हमसे, क्या होगी, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 200 करोड़। अगर डेल आई जो है वो 200 करोड़ है। देखिए हमें पता है मल्टीप्लायर हमें बताता है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से इनकम कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमें दे दी है 200 करोड़, डेल वाई हमसे पूछा गया है। अगर हमें के की वैल्यू पता हो तो हम निकाल सकते हैं डेल वाई की वैल्यू, और हमें पता है के किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव के इक्वल होता है। तो के की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 0.25, ये ऊपर 100 हो जाएगा यानी कि 4। अब इस 4 को हम यहाँ पे रख देते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू में डेल वाई अपॉन में 200 यानी कि 4 इंटू 200 हो जाएगा हमारा डेल वाई। तो डेल वाई आ गया हमारा 800 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, मनी सप्लाई इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। और कौन सी मनी सप्लाई की बात कर रहा है, ये M1 की बात कर रहा है। देखिए ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, यानी पब्लिक के पास जितने भी करेंसी एंड कॉइन्स है वो हमारा M1 में इंक्लूड होता है। प्लस में डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि मनी सप्लाई यानी M1 में क्या इंक्लूड नहीं होता, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक इंक्लूड नहीं होते। यहाँ लिखा है ना डज नॉट इंक्लूड, जबकि डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक M1 का पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है मनी सप्लाई रेफर टू द एसेट्स अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये भी गलत है। एसेट्स क्या होते हैं, बैंक के लोन होते हैं जो उसने दिए होते हैं, जबकि M1 का पार्ट जो है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक भी है, यानी पब्लिक के बाद जो करेंसी और कॉइन्स पड़े हैं वो भी हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। जो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। पहली स्टेटमेंट हमारी कह रही है, जो कि असर्शन है, क्या कह रहा है ये कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसे क्या कहते हैं हम, एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल सही बात है। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई भी पर्सन जो काम करना चाहता है वो अनएम्प्लॉयड ना हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, वहाँ पे कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो वॉलेंट्री होती है, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट जिसका रीजन है वो क्या कह रहा है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिवेलिंग वेज रेट। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए असर्शन हमारा कह रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड नहीं होता। और इसका रीज़न क्या दिया हुआ है, इसका रीज़न दिया हुआ है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में जो भी विलिंग है, जो भी चाहते हैं और एबल भी हैं काम करने में, प्रीवेलिंग वेज रेट पे उन्हें काम मिला हुआ है। तो ये बिल्कुल सही रीज़न दिया हुआ है इन्होंने। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड नहीं है,
क्योंकि जो भी काम करना चाहता है और काम करने के लिए विलिंग है प्रिवेलिंग वेज रेट पे, जो इस टाइम वेज रेट चल रहे हैं उस पर उनको काम मिला हुआ है। तो ये असर्शन ठीक है, रीज़न भी ठीक है और ये सही रीज़न दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये थे अभी तक मैक्रो के क्वेश्चन। अब हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है एनवायरनमेंट का। ओके, एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज सप्लाई करता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं। एनवायरनमेंट एसिमिलेट करता है वेस्ट को, एनवायरनमेंट अपने अंदर लेता है। आप जो भी वेस्ट क्रिएट करते हैं, आप अगर नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, ये सब किस में जा रहा है, एनवायरनमेंट में ही जा रहा है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का डिग्रेडेशन क्या एनवायरनमेंट करता है? नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज यानी ब्यूटी सर्विस, यानी आप देखते हैं जो सीनिक ब्यूटी, आप पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपको सीनरीज पसंद है, जो पहाड़ होते हैं वो आपको पसंद है, नदियाँ पसंद है देखना, तो आपको एक तरह से एस्थेटिक ब्यूटी सर्विसेज कौन दे रहा है? एनवायरनमेंट दे रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी डी बिल्कुल करेक्ट है, सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये एनवायरनमेंट का फंक्शन नहीं है, यानी लैंड डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट का फंक्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चर रिवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन चाइना इन 1950s। था ये बिल्कुल गलत है, ये आया था 1965 में। यहाँ पे क्या किया गया था, जो यूथ था चाइना का उनको कंट्री साइड यानी कि विलेजेस में भेजा गया था स्किल्स हासिल करने के लिए। ओके, तो ये पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। चाइनाज ग्रोथ इज मेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ आपको पता लगेगा कि चाइना की जो ग्रोथ है यानी कंट्रीब्यूशन ऑन जीडीपी है वो मेनली किसके द्वारा है? सर्विसेज के द्वारा है। तो ये कहना कि चाइना की जो ग्रोथ है वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द्वारा कंट्रीब्यूटेड है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। स्टेटमेंट क्या है? चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज बेटर देन दैट ऑफ द पाकिस्तान। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान से अच्छी है। हमने निकालनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पाकिस्तान इज बिहाइंड इंडिया इन HDI रैंकिंग। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पाकिस्तान जो है वो इंडिया से पीछे है HDI रैंकिंग में। थर्ड स्टेटमेंट कहती है वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म वाज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान। ये गलत स्टेटमेंट है। वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म जो है हम सब जानते हैं कि चाइना के द्वारा लाए गए थे, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन 1991 इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1991 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म अडॉप्ट किए थे, जिन्हें हम LPG रिफॉर्म्स कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें ढूंढनी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इन द फेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वॉज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में जो आउटपुट है वो मेनली किन फसलों पे रिस्ट्रिक्ट रह गया था? कौन सी फसलों पे ही सिर्फ फोकस किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में? सीरियल्स एंड पल्सेस, ये गलत है। तो मेन फोकस जो है ग्रीन रेवोल्यूशन में वो किया गया था व्हीट एंड राइस पे, यानी सिर्फ गेहूं और चावल पे ही सबसे ज़्यादा फोकस रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन पर। और हम जानते भी हैं इसके बाद हमारी गेहूं की प्रोडक्शन और राइस की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। नेक्स्ट है दैट इज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग। हमें पता है कि इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट किसे माना जाता है? PC महलनोबिस को। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस स्टैग्नेशन ड्यू टू। ब्रिटिश रूल जब इंडिया में चल रहा था उस समय इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसका आउटपुट जो है वो रुका हुआ था, स्टैग्नेटेड था। उसका क्या रीज़न था? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट, ये गलत है। इसका इंडस्ट्री से लेना देना हो सकता है लेकिन एग्रीकल्चर से नहीं। ठीक है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ये भी गलत है। लैंड सेटलमेंट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसे मैंने जमींदारी सिस्टम भी कहा था, ये मेन रीज़न था हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट का स्टैग्नेशन का। ठीक है, होता क्या था इसमें कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो करते थे, उनसे जमींदार जो है वो लगान वसूल करते थे। ओके, और उनका अगर आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तो उनसे ज़्यादा लगान ले लिया जाता था। अब अगर आपके पास आउटपुट ज़्यादा है तो आपसे वो लगान इनकी फॉर्म में ले लिया जाएगा, तो आपके पास मोटिवेशन नहीं आएगा अपनी लैंड को इम्प्रूव करने का, क्योंकि आपको पता है अगर अपनी लैंड को इम्प्रूव करके आपने ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर भी लिया तो वो भी लगान की फॉर्म में चला जाएगा। तो इसीलिए आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करने पे ध्यान नहीं दिया गया हमारे फार्मर्स के द्वारा। ओके, और क्यों ध्यान नहीं दिया गया? लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से, जमींदारी सिस्टम की वजह से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। रेलवे का कोई लेना देना नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट रुका हुआ था इससे। ओके,
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड है? ब्रेन ड्रेन, ये बिल्कुल सही है। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे जो मेन ह्यूमन कैपिटल है वो कहाँ चली जाती है? फॉरेन में चली जाती है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन का नाम देते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड क्योंकि कम है इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा है। राइजिंग पॉपुलेशन भी इसका एक रीज़न है कि हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को अच्छी एजुकेशन दे पाना, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये भी रीज़न है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम है। चेंज इन सोशल आउटलुक, ये कोई सही ऑप्शन नहीं है। सोशल आउटलुक, आपका एक नज़रिया जो है सोशली चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन कौन सी? ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें 1, 2 एंड 3 तीनों दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी हैज़ लेड टू ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो टू चाइना। ये बिल्कुल सही है। हमें पता है कि चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए थे जिसकी वजह से उनके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई थी। चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज द रिजल्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1981। ये गलत है। चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आए थे वो लेट 1978 में आए थे। ओके, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 2 जो है, जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग 1980s इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वाज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। 1980s में जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है वो इंडिया से ज़्यादा थी। रीज़न दिया हुआ है, पाकिस्तान फॉलोड द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विद इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये गलत रीज़न दिया हुआ है क्योंकि सेम स्ट्रक्चर हमने भी फॉलो किया था, यानी इंडिया ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम ही फॉलो किया था। ये रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान की ग्रोथ इंडिया से ज़्यादा थी, क्योंकि अगर ये ग्रोथ का रीज़न होता तो फिर तो इंडिया भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा होता। तो असर्शन करेक्ट है, रीज़न यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉलो किया था, लेकिन ये इस स्टेटमेंट का रीज़न नहीं है। तो हम कह सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी ये भी सही है कि 1980s में ग्रोथ रेट जो है पाकिस्तान की वो ज़्यादा थी इंडिया से, और ये भी सही है कि पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉलो किया था, ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन का। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच प्लान्स एंड इवेल्युएट पॉलिसी रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट नीड। कौन सा ऐसा मुख्य इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो प्लान करता है और इवेल्युएट करता है इसको, पॉलिसीज़ को, किससे रिलेटेड? रूरल क्रेडिट नीड से, यानी रूरल एरिया में जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, ऋण प्रोवाइड किया जाता है, उससे रिलेटेड पॉलिसी को कौन सा एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो है वो इवेल्युएट करता है? वो है नाबार्ड। 1982 में ये इंस्टीट्यूशन खोला गया था और यही इंस्टीट्यूशन है जो रूरल बैंक को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना कमेंस्ड इन द ईयर 1956। ये गलत है। चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1953 में, पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1956 में, और इंडिया का 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, ठीक है। बोथ इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल। ये भी गलत है। चाइना अडॉप्टेड सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल, बट जैसा कि हमें पता है इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इस वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को हम पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं, यानी कि आपकी पॉपुलेशन का कितने % भाग जो है वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि आपकी वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आपके टोटल वर्कर कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है मल्टीप्लाई में 100। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। एक्चुअली 20 से ज़्यादा हो गए क्योंकि हमने देखा और में भी क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।